मैं CSK को सपोर्ट करने वाला हूँ। अभी धोनी, सबने देखा होगा कि धोनी अपने बाल बहुत लंबे कर दिए उसने। तो शायद ये जो धोनी स्टार्टिंग में आया था इंडिया में, जब तब लंबे बालों के साथ उसने एंट्री मारी थी। अब शायद ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके वैसा ही लंबे बालों के साथ एग्जिट करने की सोच रहा होगा। लास्ट मुझे लग रहा है, तो शायद मतलब हर साल ही हमें ऐसा लगता है कि ये लास्ट IPL है, बट इस साल शायद सही में लास्ट हो सकता है। 19 नवंबर को जो हुआ वर्ल्ड कप, अरे बाप रे बाप, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो रो पड़ा। मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं घर पे रोया। मेरे पास घर में एक मौका था, स्कूल में प्रिंसिपल के सामने जो असेंबली होती है रोज की, वहाँ पे हीरो बनने का मौका था। वो मौका मैंने मिस कर दिया। क्रश के सामने नहीं, क्रश के सामने, क्रश तो मेरी किसी और स्कूल में थी। तो प्रिंसिपल के सामने वो जो पेन था, वो पेन मैं आज भी फील करता हूँ। वो रिग्रेट मुझे आज भी होता है कि काश उस दिन। सबसे पहली बात, आप IPL देखते हो क्या? ये बहुत कम। मतलब स्पोर्ट्स नहीं देखते। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? चलो आपको देखने में ऐसा हो तो। देखता तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हूँ, पहली बात। ठीक है, बहुत किया। कोई नहीं, खेलते तो थे ना। लखोटी, कंचे, मार्बल्स। खेलते तो आदत। मैं बताता हूँ कि मैथ हमें क्या सिखाता है। हाँ चलो, एक ही स्टेटमेंट में मैं सारी चीज़ें बोल दूंगा। तो मार्च 2020 में अगर हमने हर एक टाटा के स्टॉक में 10,000 रुपये केवल डाले होते, आज की डेट में, आज जो हम जो यहाँ पे बैठे हैं, आज जो दिन चल रहा है, इसकी डेट में वो टाटा की इतनी गारंटी, आप सोचो। टाटा को तो हैट्स ऑफ देना चाहिए, सबको सैल्यूट देना चाहिए। ऐसा फैमिली शायद वापस नहीं बन पाए। स्कैम 1992 सीरीज आने के बाद लोग अवेयर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मतलब रिवॉल्यूशन ही ला दिया, जैसे स्कैम 1992 ने। मैंने तो अपना एक जॉब छोड़ दिया था वो स्कैम सीरीज देख के। मैं एक फिल्म की बात हमेशा करता हूँ, जो हॉलीवुड की मूवी है, उसको मैं हमेशा प्रमोट करते रहता हूँ मेरे दोस्तों में। वो है द शॉशैंक रिडेम्पशन। वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो ज़रूर देखना, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट। उसको कौन सा मूवी मतलब आपको वो मूवी पसंद है? इंस्पायर करता है, या कौन सी फेवरेट है? या फिर कोई कुछ भी सजेस्ट करना? नहीं, इनकी मुझे पता है। कौन सी? टार्जन। मेरी मेरा ये, मेरा वो टार्जन। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियर सो मैंने गलती। वैसे आपको सीरीज कैसी लगी थी स्कैम 1992? स्कैम 1992 मेरी अब तक की सबसे फेवरेट वेब सीरीज है। असुर से भी ज्यादा अच्छी। देखो, असुर को मैं स्कैम के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मैं एनीमे रिकमेंड करना चाहूंगा। सबने अभी मूवीज रिकमेंड कर दी। हाँ नहीं, सही बात है। अगर आप ये सब भी कुछ नहीं देखेंगे चलेगा, बस ये वीडियो जरूर देख लेना पूरी। हाँ भाई, थैंक यू सबको मेरी तरफ से कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस बेहतरीन तो यहाँ पर आप हमेशा ओपन है। ये पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। एंड नहीं, मुझे लगता है कि हर कोई बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट देखता है। सिलवासा में अगर आप ऐसा कुछ सही में फेमस कर पाओ तो बहुत अच्छी बात, बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइस, रात के 1 बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी पॉडकास्ट मेरा एडिट किया है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प भी ऐड कर रखा है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप डायरेक्ट स्किप करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। और बाय द वे, ये लाइक बहुत मेहनत की है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो बस। थैंक यू। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मतलब पॉडकास्ट। तो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आए गेस्ट के, पर मैंने सोचा अपने से सबसे करीबी गेस्ट मतलब सर ज्योतिंद्र जरीपटके उर्फ मेरा भाई बड़ा भाई, तो उसको बुला लेते हैं। और नेक्स्ट पॉडकास्ट के भी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। तो सबसे पहले बड़े भैया से शुरू करते हैं, बड़े भैया के आशीर्वाद लेते हैं। क्या बात है, मेरे को लगा नहीं था कभी कि सर पहले लगाएगा कोई मेरे। आज तक हमेशा ज्योतिंद्र सर बोलते थे, पहली बार सर ज्योतिंद्र बोला गया है। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। शायद सेलिब्रिटी पेंशन के बाद मुझे ही मिला हो। तो बाकी लोगों को तो आप जानते ही होंगे, फर्स्ट पॉडकास्ट देखा हो तो, फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ। ये है कृष्णा बाघेल, ये है किशोर दास, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। और ये बड़ा भाई मैं है। हूँ ज्योतिंद्र जरीपटके। हाँ, और मैं हूँ ओमकार जरीपटके। वी आर फैमिली। तो एनीवेज, तो भैया कैसा लग रहा है? नहीं भैया बोलूँ या सर बोलूँ? सर बोल। तो नहीं, भाई बोलो, दोनों बोल चलेगा। कुछ नहीं है। हाँ भाई बोले सर। एनीवेज, तो सर आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आके? भाई बोलने बोला तो भी सर बोल रहा है।
पॉडकास्ट पे आके तो चलो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं एक बात की दाद देना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारी पॉडकास्ट की टीम है, हाँ आज ही तुमने तुम्हारा जो पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला, उसी पर मैंने कमेंट किया था कि मुझे कब बुला रहे हो। हाँ एंड देखो कि मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, आज ही के हम लोग दिन ने अपलोड किया और आज ही आज ही आ अपलोड गया। हुआ है वो, और आज ही तुरंत ये शूट चल रहा है यहाँ पर। हम तो लोग मानना बहुत पड़ेगा इस टीम फास्ट है ना जबरदस्त इस लोग चीज़ इन में। सब चीज़ों में बहुत तेज है, मतलब अगर आपकी रिक्वेस्ट करेगा तो हम शायद आपके शहर भी आ सकते हैं। आपका इसलिए podcast इसलिए मैं बोलता हूँ आप कमेंट करो, जो पहले कमेंट करेगा वो पहले इधर आएगा, चाहे इसलिए कहीं से भी हो, हाँ। इंडिया के किसी भी स्टेट से हो। क्या तो आपको बस टेरेस तक पहुंचना है बस। वेलकम टू ओपन टेरेस पॉडकास्ट। वैसे तो तो लग रहा है थोड़ा बहुत कि ऊपर क्या है, कौवे वगैरह उड़ रहे हैं, तो कहीं गलती से प्रसाद दे के ना चले जाए। बट ठीक है, बोलते आ गए बोलते आ गए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, और इस बार थोड़ा सा सीरियस पॉडकास्ट, मतलब हम लोग को ऐसे रिक्वेस्ट आए, मतलब सजेशंस आए कि थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। इस वजह से हम लोग इन्फॉर्मेटिव के हिसाब से ही पहला सवाल करते हैं। तो सर, आपको सिलवास का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है? कैसा है एजुकेशन सिलवास का? देखो कहना सिलवास है? का जो एजुकेशन सिस्टम है ये बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत पीछे है अभी भी हम। इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अवेयरनेस उतनी नहीं है, यहाँ पे काउंसलिंग उतनी नहीं होती है। बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट को आप पूछो सिलवासा में कि 10th के बाद क्या करना है, तो वो बस आपको, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है स्पेशली, तो बस इतना बोल देगा कि मुझे या तो डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है। हाँ। मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हमें यही लगता है कि सिर्फ यही स्ट्रीम्स है यहाँ पर, जबकि बहुत सारी ओपन स्ट्रीम्स है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। किसी भी स्कूल में उस चीज़ की काउंसलिंग नहीं होती उतनी ज़्यादा। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि कंपैरेटिवली पिछले 10 साल के कंपैरिजन में तो ये बोल सकता हूँ कि मेरे टाइम पर, यानी कि अगर मैं 12-15 साल पहले की बात करूँ, तो उसके कंपैरिजन में अभी थोड़ा थोड़ा हर एक स्कूल में अवेयरनेस होने लगी है। बट इट विल टेक टाइम। तुरंत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ सकते हैं, जैसे किसी कंट्री में नहीं आ सकते वैसे एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं आ सकते हैं। सही बात है, सही बात थोड़ा बहुत टाइम तो ज़रूर जाएगा। बट सिलवासा अभी धीरे धीरे करेक्ट ट्रैक पे जाने लगा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अभी जहाँ तक मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहता हूँ रोज़ क्लास में, तो मुझे पता चलते जाता है कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स भी बहुत सारे बच्चों के मुंह से ये निकलता है कि उनको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ। 10 साल पहले मुझे तो याद नहीं कि मेरे भी किसी ग्रुप के बच्चों ने यूपीएससी का कोई नाम भी लिया हो कि उनको यूपीएससी में कलेक्टर बनना या आईपीएस कुछ करना है। बट अभी ये सब सारी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये वैसे बहुत ही अच्छी एक बात है। सवाल है, ये जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है वो हम लोग सिर्फ यूपी और वहाँ से दे सकते हैं, मतलब उस जगह से, या फिर यहाँ से भी नहीं, दे नहीं, सकते नहीं। हैं? क्योंकि मेरे को ये एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंट। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स का भी रहता है एंड नेशनल लेवल पे भी रहता है। बैचलर्स डिग्रीज खाली चाहिए रहती है इसके लिए कोई एक, एंड बहुत सारे, जैसे यूपी एंड बिहार का नाम इसमें ज़्यादा फेमस है बिकॉज वो वहाँ के लोग ज़्यादा प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे होते हैं इसके लिए। बाकी स्टेट्स में अगर आप महाराष्ट्र में जाओ या फिर गुजरात में जाओ तो लोग इतने उसके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ। लोगों को सिर्फ यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, या अगर अच्छा खासा पैसा है तो बिज़नेस डेवलप करना है। बट ये जो सिविल सर्विसेज है या कलेक्टर बनने वाली एग्ज़ाम है, आईपीएस पुलिस बनने वाली एग्ज़ाम है, इसमें लोग बहुत ही कम जाते हैं इस जोन में से। ज़्यादातर नॉर्थ जोन में से ही जाते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर नॉर्थ जोन में से ही जाते हैं, जिसके लिए दिल्ली बहुत फेमस है। तो लिबास ना। हाँ, दिल्ली बहुत फेमस है, तो दिल्ली के लिए, दिल्ली में ये सारी कोचिंग्स होती है। एंड आपने सुना होगा कोटा के लिए, तो कोटा के लिए जैसे मेडिकल हो गया है, इंजीनियरिंग हो गया, वो उसके लिए ज़्यादा फेमस है। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? मैं फादर एग्नेलो इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ा हूँ एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरा मानना ये है कि स्कूल सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं होना चाहिए। स्कूल से हम एजुकेशन के अलावा डिसिप्लिन सीखते हैं, और ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई एक सेट ऑफ टाइम टेबल बना दिया है और आप उसको रोज़ फॉलो कर रहे हो। दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके हर एक कैरेक्टर में, आपके हर एक बिहेवियर में दिखना चाहिए, वो डिसिप्लिन होता है। अभी हमें ऐसा लगता है कि स्कूल में जो फंक्शंस होते थे, फॉर एग्जांपल कोई पोइट्री कंपटीशन हो गया, कोई एलोकेशन कंपटीशन हो गया, या एनुअल डे हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे रहते थे, है कि नहीं? सही बात है।
तालियां बजाते रहते हैं, बहुत कम होते हैं जो रियलिटी में वहाँ स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं। ये स्टेज फियर जाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज फियर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे मतलब के लिए। स्कूल का भी मतलब यही मेन इंटेंशन रहना चाहिए कि बच्चों को स्टेज पे लाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि स्टेज फियर स्कूल का इंटेंशन एक्चुअली वही होता है, लेकिन हमें एक उम्र के बाद पता चलता है कि स्कूल ने वो स्टेप सही लिए थे, लेकिन हम मिस कर गए उसको। हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हमारे पास भी तो ऑप्शन होता है मना करने का, हम भी मना कर देते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। डेफिनेटली डर से मना कर देते कि ना भाई लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा, या दूसरे के सामने कुछ ऐसा ये खुद ही डर लगता है, खुद ही डर लगता है। सही ऐसा। बात है। जैसे मैं जानना चाहूँगी आप क्या करते हैं अभी, आप क्या कर रहे हैं वैसे अभी? मैं फिज़िक्स ट्यूटर हूँ। अच्छा। मैं 9 से लेकर 12 तक का पूरा फिज़िक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, एंड सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, उनको साथ में करियर गाइडेंस भी देता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया कि करियर रिगार्डिंग सिलवासा में जितने ऑप्शंस है अवेलेबल, वो तो सारी मैं एक्सप्लोर करता ही हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मेरा देखो, मैं टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा दिन फिज़िक्स के बस सम सॉल्व करके उनको सिखाते रहूँ। टीचिंग का एम ये भी होता है कि बच्चे में जो टैलेंट, हिडन टैलेंट हो, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। सही बात। और वो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करके ही पता चलता है। इंटरेक्शन किए बिना मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि उस बच्चे के अंदर एग्जैक्टली सिर्फ फिजिक्स पढ़ने का टैलेंट है या कुछ और भी करने का टैलेंट है। एंड अगर उसके पास कुछ और करने का टैलेंट है तो मैं उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा कि भाई तू फिजिक्स ही पढ़। ये गलत है, ये गलत है। जैसे आपने बोला कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपने मतलब फिजिक्स ही क्यों चूज़ किया पढ़ाना? मतलब आपको कैसे इंटरेस्ट है? बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, ये हार्ड है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब मैथ दूंगा से भी इसका। हार्ड मानता हूँ, मैथ्स और केमिस्ट्री से भी हार्ड मानता हूँ फिजिक्स को, तो आपने क्यों चूज़ किया? मतलब बच्चे एक्चुअली में डरते हैं फिजिक्स से। हार्ड लगता है मुझे। बहुत डरते हैं बच्चे फिजिक्स से। इसका रीज़न ये है कि फिजिक्स के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है उसका लॉजिक, एक होता है उसकी टफ मैथमेटिक्स। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का रिएक्शंस से पूरा लेना देना है, एंड थियोरिटिकल भी है। जहाँ पर थियोरी आती है, जहाँ पे रटने की बात आती है ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मुझे रटना है, बस मगअप करना है कैसे भी। तो मैं किसी भी चीज़ को बस 4-5 बार 10 बार लिख कर या फिर बस रट के मेमोराइज़ कर लूँगा कैसे भी। फिज़िक्स में वैसा नहीं, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेशन लगता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। तो लोगों को ये सारे स्टेप्स पसंद नहीं है, लोगों को शॉर्टकट्स पसंद है। उनको ऐसा है कि बस मैं एक बार कुछ चीज़ रीड कर लूँ तो तुरंत याद हो जाना चाहिए। अब हर एक का ग्रास्पिंग पावर भी तो वैसा नहीं होता है, हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मुझे भी जब फिजिक्स करते थे तो मुझे भी डेरिवेशंस ही पसंद आते थे, क्योंकि उसमें सब मतलब वो इक्वेशन हम लोग को प्रूफ करनी होती थी, डेरिवेशन से अच्छे लगते ज़्यादा। हो सकता है और सब ये शायद इसलिए होगा क्योंकि आपका शायद 11th और 12th में मैथ सब्जेक्ट रहा होगा। हाँ, मेरे साथ ऑफ कोर्स देखा? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ फिर भी मुझे पता चल गया कि आपका मैथ ये सब्जेक्ट बढ़िया था रहा गुरु। है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ्स प्रैक्टिस करने की आदत नहीं रहती है। बात तो सही है आपकी। तो मैथ्स प्रैक्टिस करने की जब आदत ही नहीं है तो फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस उनसे होते नहीं है, वो वहाँ पे डर जाते हैं। तो उनको डर इस चीज़ का नहीं लगता है कि मेरे को फिजिक्स आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही वो टफ डेरिवेशंस देख लेता है, कैलकुलेशंस देख लेता है, वो मेंटली हार मान चुके होते हैं पहले से ही कि ये मुझे नहीं आने वाला। एंड मुझे बताओ कि आप, जैसे आप अभी बोले कि आप मैथ स्टूडेंट रह चुके हो, हाँ, तो किसी एक डेरिवेशन को आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं? कम से कम मैंने अपने 11th-12th में एक डेरिवेशन जैसे परफेक्ट करने के लिए 8 से 10 बार प्रैक्टिस करता था डेरिवेशन। बिल्कुल। तो फिर वो इतनी बार एकदम प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस जाती करने के बाद वो एक्यूरेट होता है। हाँ, अभी के बच्चे, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं उनके होमवर्क चेक करता हूँ, मैं बुक्स देखता हूँ, 1 या 2 बार बस कॉपी करके लिख देंगे एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको उसमें से उनको फिजिक्स आ जाएगी। नहीं आएगी। ये पॉसिबल नहीं है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं पढ़ाने से पहले मुझे 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है आज के डेट में भी, ठीक है। जबकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। 10 साल से पढ़ाने के बावजूद भी हर एक टीचर 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाता है ताकि वो और कॉन्फिडेंस के साथ उसको पढ़ा पाए। Yes, sir। तो स्टूडेंट को तो सोचो कितने टाइम पढ़ाना चाहिए मैं भी ऐसे या करता था। प्रैक्टिस करनी चाहिए। सही बात है। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। पढ़ाने से Logic पहले समझना पढ़ना तो पड़ेगा। पड़ता ही है। पहले तो लॉजिक समझना पड़ेगा क्या है, फिर मतलब उसके बाद बेसिक्स concept क्लियर करने concept- पड़ेंगे, है ना? अब रही बात तुम्हारे सवाल की, जी तुमने पूछा कि मेरे को फिजिक्स में ही इंटरेस्ट क्यों आया। हाँ, यही सवाल है। अब मैं 3 सब्जेक्ट को, ये 4 सब्जेक्ट को कंपेयर करके बात करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी, मैं फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में मेरा मेमोराइजिंग पावर उतना अच्छा नहीं था या ग्रास्पिंग पावर उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, हाँ। बायोलॉजी के जो टफ वर्ड्स थे मैं नहीं उसको रट पाता था, इसलिए मैंने वो स्किप ही कर दिया था 11th में ही।
फिर आई बात मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, मजा आ जाता है। बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। जब solve आज हो के जाता डेट में तब तो ऐसा बिल्कुल victory बिल्कुल बिल्कुल हो गया भाई। हार्ड क्वेश्चंस। हाँ, आज के डेट में अपन जो एआई वगैरह की बातें करते हैं, इसके अंदर है क्या, ये सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। हम लोग भी मतलब जब कोड करते हैं, हम लोग प्रोग्रामर्स है वैसे देखा जाए तो हम लोग भी कोड करते हैं और कभी कभी एरर सॉल्व हो जाते हैं, हम लोग उसी में इतना खुश हो जाते हैं ना कि भाई मत क्या पूछो। बोले चाहे नहीं, ये बात सच कही आपने, क्योंकि मैं जब 10th में था, मेरे को याद है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ जाता था, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते थे ना, जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS, अगर आपको याद हो, ये प्रूव करना रहता था, किसी तरह से अगर हम उसको लेकर आ गए तो जो खुशी रहती थी ना, वो तो मुझे सोसाइटी में 6 मारने पे, क्रिकेट में 6 मारने पे भी नहीं मिलती थी। और इस बात से टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ थैंक यू इस बात पे। जैसे 11th में कैलकुलस था, जैसे 9th में ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था, 11th में कैलकुलस से। कैलकुलस के भी क्वेश्चन में अगर सेम सॉल्व हो जाते थे तो काफ़ी मज़ा आता था, मतलब कि एकदम अलग ही एंजॉयमेंट मिलता था। तो मुझे इतना पसंद था कि मैंने पढ़ाई भी, मैथ्स भी पढ़ाई 11th के बच्चों को कुछ टाइम तक। ट्यूशन लिया था मैंने, ट्यूशन लिया बहुत था, अच्छी बात है ये तो। ट्यूशन पढ़ाया था मैंने, शॉर्ट टाइम बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि छोड़ना पड़ेगा। भाई परिस्थिति के कारण ट्यूशन चालू करना रहता है लोगों को। उल्टा बोल दिया। मेरी जॉब लगी तो मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। एनीवेज, अभी- तो यहाँ पे वापस एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारते हुए मिस्टर सागर फाफाले बराबर है ना सर ने? फाफाड़े खुद ही अपना सरनेम गलत बोलते हैं। फाफाड़े भाई, फाफाड़े कोई बात नहीं, आप भी बोल दीजिए सागर। फाफाड़े। हाँ, तो हम सब मराठी लोगों के सरनेम यूनिक ही होते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो एनीवेज ये एक तो एनीवेज और एक गेस्ट एंट्री मारते हुए, तो हम कहाँ थे, वापस एक बार टॉपिक पे आ जाते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने बताया कि फिजिक्स में ही इंटरेस्ट क्यों है। मैंने बायोलॉजी का तो बता दिया आपको। स्किप कर देते आप। हाँ, क्योंकि मेमोराइजिंग पावर उतनी अच्छी नहीं थी, या मैं जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता था उन चीज़ों को, वर्ड्स हार्ड पढ़ते थे। वर्ड्स टफ लगते थे। मैथ्स की जो बात आई, तो मैथ्स मतलब ये मेरा थिंकिंग था उस टाइम पे कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैथ्स के जैसे आपने बताया कैलकुलस, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो Differentiation हो गया, गया, yes. आज के डेट में मुझे पता है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ये समझता नहीं था कि इसको मैं लाइफ में कहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। वो आजकल के भी स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। सच में एक्चुअली यही मुझे सोचते हैं actually। 10th तक तो कुछ लगा ही नहीं कि हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, पता नहीं चलता था चीज़ों को। अभी किधर कंप्यूटर इंजीनियर। नहीं बट में तो नहीं होता यूज। नहीं बट मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पढ़ाने का मकसद क्या होता है एक्चुअली। मकसद मकसद मतलब वो ट्यून डाल देना, वो उसका ना। हाँ, वो आजकल फेमस चल रहा है। तो ऐसा क्यों हंस रहा है? ज़्यादा हंस रहे हो आप। एनीवेज, बट कहने का मतलब ये था कि लाइक इससे मतलब स्टूडेंट्स का एक मेंटली क्या बोलते हैं, मेंटली चैलेंज्ड होते हैं वो। ओ बाप मेंटली रे, चैलेंज्ड मैं बॉय। मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंटली चैलेंज्ड का मतलब है जो मंदबुद्धि होते हैं। जैसे तेरे बाजू में एक एग्जांपल है। नहीं मतलब उनकी थिंकिंग पावर ज़्यादा बढ़ती है, उनकी लॉजिकल रीजनिंग पावर ये सब ज़्यादा बढ़ती है। ब्रेन मतलब को बेसिकली चैलेंज मिलता है हाँ। टफ चीज़ें सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है मतलब करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि हम मैथ्स से क्या सीखते हैं, क्या सिखाता है ये सब्जेक्ट हमें? प्लस माइनस बेसिक से बेसिक्स। कृष्णा जी आप बताइए। डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है मैथ्स। डे टू ओके, डे जैसे बोल रहा हूँ, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में इंटर मत कीजिए। जैसे कि अभी आप नॉर्मल एकदम बेसिक पे आ जाते हैं, शॉप पे गए, अपने कुछ 10-20 रुपए का सामान लिया, 500 रुपीज़ दिए, तो क्या चेंजेस, वो चेंज करनी जरूरत पड़ती है। विमॉल की बात कर रहे हो? यार, आपको कैसे पता? 2 रुपए का चेंज तो वो चीज़ें के बारे में थोड़ा, कभी कभी आपको शॉपकीपर गलती से आपने कुछ 50 का सामान लिया, 500 जब उसने आपको 490 मतलब 400 रुपीज़ दिए, बात वही आ गई ना, प्लस माइनस की बात। प्लस माइनस। तो बाकी और चीज़ें बोल, जैसे कि आप कैलकुलस की बात करें तो ये हम लोग को जैसे ब्रिजेस बनाते हैं ना, ब्रिजेस
ब्रिज जो बनते हैं मे बी उनमें यूज होता है थोड़ा फिजिक्स के साथ पैराबोला हाइपरबोला कुछ सुना है वैसे तो मैथ्स बहुत जगह पे यूज होता है, फिर उस हिसाब से आप अगर किधर देखें ब्रिज बनाने का गए क्या कहना है इस पर? सागर का क्या आगे कहना कहना अपने है बारे कि में bridge बताइए। का वैसे तो बनाना है। डे टू डे लाइफ में तो कुछ यूज नहीं होता लीजिए लीजिए प्लस माइनस तो मतलब अनपढ़ ठीक है वो मतलब मार। कोई भी सीख सकता अच्छा है। मतलब तू कहना चाह रहा है कि मतलब हार्ड मैथ्स जो हम लोग हाँ जो हार्ड मैथ्स वो day to day जैसे में नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री वो सब तो किधर तो देखा नहीं मैंने अभी तक तो यूज नहीं आता मेरे तो नहीं आता सिविल इंजीनियर्स को बहुत यूज होता है, आपको नहीं पता होगा तो। हाँ आपका कोई है सिविल इंजीनियर हाँ बहुत मेरे दोस्त सिविल इंजीनियर तो वो बताते थे कि यूज होता है, बस ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज debate होता चालू नहीं है करना। सिविल इंजीनियर इसमें हम लोग को मैं मना एल्टीट्यूड कब किया तो आपने क्यों बोला नहीं होता? मेरे लिए नहीं होता मैं ऐसा आपको बोला। आपके लिए आप थोड़ी अच्छे से पूछा जा सुनिए रहा ना। है। सॉरी ये डिबेट वापस इधर ये लोग चालू कर दिए, इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर करते हैं। और किशोर भाई आपको क्या लगता है? यूज़ तो होता है, देखो डेली डे टू डे लाइफ में तो जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वो है। अभी देखा जाए तो जैसे इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, जैसे मैं हूँ, हम सब इंजीनियर्स ही हम सब वैसे। तो जैसे हम लोग मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो उसमें ऐसा है कि ना जो डे टू डे R&D वगैरह जो रहती है तो इंजन्स के ऊपर रहता है, तो उसके अंदर डायमेंशन हो गया या डिज़ाइन हो गया या कुछ भी, उसके अंदर वो चीज़ चाहिए ही रहती है। उसके बिना मतलब वो R&D करते नए नए आप देखते होगे कि ना जो मॉडल जाते हैं उसके ऊपर हंस के रहे साले। थोड़ी तो वो चीज़। इनको हंसी क्यों आ रहा है पता नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे इनको ये पॉडकास्ट में। जैसे sorry। वो क्लासरूम में कोई टीचर होता है जब वो पढ़ा रहा होता है तो जब बैक कुछ बच्चे बेंचर रहते हैं ना जो हाँ, हमेशा हंसते हैं। जो- ये वो है। ये वो उनमें से कृष्णा वो है इनको अच्छा, अब आदत मैं नहीं। बताता हूँ कि मैथ्स हमें क्या सिखाता है। हाँ चलो सबसे एक ही स्टेटमेंट में मैं सारी चीज़ें बोल दूंगा। मैथ्स हमें ये सिखाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। यस दैट्स अ ये सीखना होता है हमें मैथ्स से। सही बात है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैथ्स में आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, आप क्या निकालते हैं उसका? सॉल्यूशन। इससे हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप होता है कि लाइफ में आने वाले आपके सामने जो ऑब्स्टेकल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसका आप सोल्यूशन निकालने के लिए कैपेबल बन जाते हो। काफी मैथ्स ये सिखाता है आपको, ये सिखाता है बेस्ट मैथ्स। आंसर बेस्ट आंसर है ये अभी तक का। आंसर टीचर ही दे सकते हैं ये हाँ, टीचर ही दे हमारे सकते हैं। टीचर तो सॉफ्टवेयर भाई। इंजीनियर तो नहीं दे सकते। लेकिन ये अब जैसे मैंने बताया, ये समझने के लिए ये 10 साल की मेरी जर्नी थी। हाँ। उसके बाद मैं ये आंसर दे पाया हूँ। यही चीज़ अगर आप मुझे 10 साल पहले पूछते तो शायद मैं भी यही आंसर देता कि मैथ्स का कुछ यूज़ नहीं है मेरे लाइफ में। शायद यही आंसर देता मैं तो। मतलब आप कहने थे कि सागर आपसे 10 साल पीछे है वही पीछे नहीं, नहीं 20 साल देखो इसमें भी कैलकुलेशन आ गई। नंबर्स तो हम नंबर से घेरे नंबर से हुए घिरे हैं। हुए हैं। हमारा रोल नंबर हो गया, हमारा बिल्कुल। आधार कार्ड का नंबर हो गया, हमारा पैन कार्ड का नंबर हो गया, वोटिंग फोन नंबर। नंबर से मेरे को देखो याद आया। जिस सिस्टम पे हम ये चीज़ें शूट कर रहे हैं ना, हाँ जिस सेटअप पे हम ये चीज़ें शूट कर रहे हैं ना, वो सेटअप भी बाइनरी कोड्स पे चल रहा है पूरा अंदर, जो कि 0s and 1s है, वो भी मैथमेटिक्स ही है। यस बिना मैथ्स के यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं है, बिना मैथ्स के साइंस पॉसिबल नहीं है, बिना साइंस के यूनिवर्स पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है। दोनों चीज़ ठीक कौन सी दोनों चीज़? है। ये बोला। प्योर एंड नॉट हाँ, और रही बात केमिस्ट्री की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग केमिस्ट्री मुझे उतनी अच्छी से समझ में नहीं आती थी। मैं हर एक सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जितना साइंस की रिस्पेक्ट करता हूँ उतनी कॉमर्स की भी करता हूँ, उतनी आर्ट्स की भी करता हूँ, फाइन आर्ट्स की भी करता हूँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे मुझे केमिस्ट्री उतने अच्छे से समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री छोड़ा। ये सारा छूटने के बाद मेरे पास एक ही सब्जेक्ट बचा था जो कि फिज़िक्स था, जिसके लॉजिक्स मैं डे टू डे लाइफ में थोड़े बहुत समझ पाता था। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एग्जांपल के साथ जब भी हम बात करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है चीज़ों के बारे में। आगे थोड़ा सुनना है ना। जैसे अगर बात चल रही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, बहुत फेमस है ये तो। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, चाहे मैं भी यहाँ पे लॉज डिफाइन नहीं करने वाला या उसको डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसके पीछे का जो फिज़िक्स है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें रोटेशन आ रहा है, कोई मूवमेंट्स आ रही है, कोई फोर्स लग रहा है। ये चीज़ें मैं केमिस्ट्री के लेवल में समझ नहीं पाता था। अगर कोई टीचर ने मुझे बोला कि मेरे को ये केमिकल मिक्स करिए, ये मिक्स करिए, कुछ बन गया, तो मुझे वो मिक्सिंग के अंदर एग्जैक्टली केमिकल एटॉमिक लेवल पे क्या चल रहा है वो दिख थोड़ी ना रहा है। ये मेरा उस टाइम पे थिंकिंग था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री बुरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में ये आता था कि जिस रीजंस को मैं डे टू डे लाइफ में देख पा रहा हूँ उसको मैं रिलेट कर पाता था। इस वजह से मैंने फिज़िक्स चुनी। मार्क्स मेरे बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे आते थे,
मार्क्स, जिसमें मैं मेमोराइज नहीं कर पाता था, लेकिन किसी तरह से मार्क्स लेके आ जाता था मैं उसमें। बट लॉजिकली समझने वाला जो सब्जेक्ट था वो मेरे लिए फिजिक्स था, जिसको मैं समझ पाता था। एंड इन अ लॉन्ग टर्म मुझे ये लगता है कि रटने से ज़्यादा आप जिस चीज़ को समझ पाते हो वो ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म भी में। याद रहता है वो चीज़। बिल्कुल। तो आजकल के जो बच्चे हैं लाइक उनको आप कैसे मतलब गाइड करोगे, मतलब जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि हम लोग स्टार्टिंग में फिजिक्स से डर जाते हैं तो उनको स्टार्टिंग से बेस उनका स्ट्रांग रहे, तो उनके लिए मतलब क्या एक टिप देना चाहोगे अगर कोई देख रहा हो तो? देखो, सबसे बड़ी टिप ये है कि हम जो हर बार सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स या इन चीज़ों से हमें जो हेल्प मिलता है पढ़ाई को लेकर, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज़ेस देते हैं सही बात है। कि मुझे मोबाइल पे पढ़ाई करनी है या पीडीएफ से पढ़ना है। मेरे ख्याल से हमारे देश में जो एनसीईआरटी लेवल की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर आप उन्हीं किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो भी मोर देन इनफ रहता है। यस सर। लेकिन बच्चों को क्या है, एक्सक्यूजेस बनाने का, मतलब मैं भी वैसा ही था और आप लोग भी ऑफ कोर्स वैसे ही रहे होंगे किसी ना किसी पॉइंट पे अपने लाइफ में। नहीं, पर मैं ये आपकी बात से थोड़ा वेरी करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब देखोगे आप तो बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली दिखाते हैं हमें कि समझो कुछ भी ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो। एक कोई तो सर है आपको याद हो तो ओमकार, वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सर्स वो हैं। प्रैक्टिकली हमें दिखाते हैं कि हाँ जैसे ये लॉ है तो इसका यूज़ क्या है। तो उस केस में शायद यूट्यूब हाँ देखो, जब बात किसी चीज़ को डिटेल में समझने की आती है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मोबाइल मैंने हाथ में लिया फिज़िक्स पढ़ने के लिए, सपोज़ वो पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं पे बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा किसी ना किसी पॉइंट पे, फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर वो पढ़ाई छोड़कर उसके ऊपर चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के लिए इंटरनेट ख़राब है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कितने परसेंट लोग वाकई में उसका बेस्ट यूज़ कर पा रहे हैं? ये बहुत कम लोग हैं, ये बहुत कम लोग हैं। तो या तो यहाँ पे बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए, लेकिन बात ये है कि सेल्फ कंट्रोल उस उम्र में आ ही नहीं सकता है। सही बात है। वो उम्र ही डिस्ट्रैक्शन की होती है। जिनमें आ जो जाए उम्र ही वो डिस्ट्रैक्शन की होती है। बहुत कम बच्चे हैं जो सही में वहाँ पे खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बताओ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सही में अपनी टेक्स्ट बुक छोड़कर उसी चीज़ से रिलेटेड कोई दूसरी बुक्स पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी क्या पढ़ेंगे? तो रीडिंग होना चाहिए, बहुत सारी रीडिंग होनी चाहिए। नहीं, आजकल का वैसे जमाने में यही चल रहा है, जो है यूट्यूब भी चल रहा है, हाँ, सब वही। कुछ जो भी चल रहा है पढ़ YouTube लेते से ही सर चल रहा है। वो बन जाते कुछ ना कुछ सक्सेसफुल, और जो नहीं करते तो फिर आवारा करते। पर मेरे को एक ये इससे एक सवाल और एक आया कि लाइक बच्चे लोग यूट्यूब का सहारा मोस्टली अब लेते हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाइक टीचर्स लोग के पास क्यों नहीं जाते ये लोग फिर, ऐसा है तो? देखो अब जैसे अगर मैं ट्यूशन चलाता हूँगा तो बच्चा मेरे पास थियोरी चीज़ें पढ़ने आ रहा है, लेकिन जैसे सागर भाई ने एकदम करेक्ट बताया कि अगर उसको कोई प्रैक्टिकल मॉड्यूलेशंस दिखाने हो तो पूरा का पूरा सेटअप हर कोई टीचर घर पे तो नहीं लेके बैठा हो सकता। उन्होंने एकदम करेक्ट पॉइंट किया कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकता है कि किसी चैनल पे बहुत अच्छे से बताई गई हो। दिक्कत इस चीज़ में आती है कि बच्चा उस प्रैक्टिकल चीज़ों को एंजॉय तो कर ले रहा है, लेकिन उसको लिखना क्या है? लिखना वो है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मार्क्स तभी मिलने वाले हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम चला रहे हैं पूरी तरह से। प्रैक्टिकल नहीं है या अभी जैसे गुजरात बोर्ड की बात करूँ, अगर मैं गुजरात बोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो ये है कि इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स काउंट ही नहीं होते हैं, जो सीबीएसई में होता है। सीबीएसई में होता 30 है, मार्क्स हाँ। प्रैक्टिकल के काउंट होते हैं। 100 मार्क्स का जो पेपर रहता है, 12th की बात कर रहा हूँ मैं, वो पूरा का पूरा थियोरिटिकल पेपर है। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल ज़रूर है, उसमें पास होना कंपलसरी कर रखा है गुजरात बोर्ड ने, लेकिन मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे तुम्हारे, तो पूरे 100 तो फिर फ़ायदा क्या? पेपर ही है जो हाँ, ये बिल्कुल। तो सही बात है। बिल्कुल। सीबीएसई में ऐसा नहीं सीबीएसई है। में वैसा नहीं है। सीबीएसई में 70+30 का पैटर्न चलता है। 70 मार्क्स या 80 मार्क्स का जो है वो थ्योरी रहता है, 20 या 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता मैथ्स है। खाली फुल 100 मार्क्स। तो वहाँ पे एटलीस्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स काउंटिंग में आ रहे हैं। तो हम अभी कुछ दूसरे टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत हो गई
पढ़ाई थक गए पढ़ के अभी वैसे अभी रिसेंटली मतलब आईपीएल चालू होने वाला है ना? बिल्कुल। आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो सर? देखो आरसीबी। अब क्योंकि पढ़ाई की बात खत्म हो चुकी है तो मैं और ज़्यादा भी खुल के बात कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं हार्डकोर फैन रहा हूँ मुंबई इंडियंस का, ओनली बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर। सही बात है। लेकिन मुंबई इंडियंस जय हो। जय हो। लेकिन इस साल जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से निकाल देना है एंड अभी हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने वाले हैं, जबकि रोहित शर्मा 5 टाइम उसने लिफ्ट किया है ट्रॉफी। सही बात है यार। एंड वो कभी भी खराब नहीं खेला है उसके बाद, रोहित शर्मा के आने के बाद। मतलब हो सकता है हर बार प्लेऑफ में नहीं गए हो, लेकिन बुरा नहीं खेले हैं या एज अ टीम कभी भी बुरे नहीं है। बट ठीक है अभी तो इस साल मैं इसमें क्या है, अगर जसप्रीत बुमराह कब से थे मुंबई इंडियंस में, हाँ सूर्य कुमार यादव कब से, मतलब जो लॉयल प्लेयर्स थे उनको कैप्टन नहीं बना, और एक छपरी उठा के छपरी में दो बना रहे तो छपरी और नहीं वो गुजरात टाइटंस का ऑलरेडी कैप्टन था, तो वो कैप्टनसी से दूसरे इधर कैप्टनसी कर रहा है यार। नहीं, ये उसकी तो मतलब सोच फर्स्ट टाइम भी हुआ देखो, होगा शायद। उसको इंटरव्यू में पूछा था, मतलब आप किधर थे 2 साल, तो वो बोलता है कि ऐसे ही गया था मैं एक जगह, अभी वापस आ गया। ऐसा बोला था? हाँ, तो अभी वो टीम ने उसको इतना रिस्पेक्ट दिया, तो उसके लिए कुछ अच्छा बोले ना कि था मैं दूसरी जगह। आईपीएल को तो मैं पूरी तरह से सिर्फ एंटरटेनमेंट देखता हूँ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको क्लियरली पता चलता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ आईपीएल में ही फिट होते हैं। पूरा साल अनफिट रहता है ये प्लेयर, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सबको पता चल जाएगा। ये लो, आप डरते क्यों? नहीं, डरता नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा लेकिन अभी प्रोफेशनल फिर से रहने ये के लिए। लफड़ा लेकिन अभी मैं फ्री में सिर्फ इतनी बातें करता हूँ। सो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है, किसी की है इधर आरसीबी फेवरेट टीम? मेरा फेवरेट नहीं, वो प्लेयर जीतती उसका नहीं है तो अब उम्मीद हार जीतने की बात नहीं है, मुझे एक जरा बताए, आरसीबी में सबसे हमेशा बेस्ट बॉलर भी रहे, बेस्ट बैट्समैन भी रहे। नहीं, एक टाइम बेस्ट पे बॉलर कहाँ नहीं, रहे? थे, स्टार्क था, मिशेल स्टार्क था एक टाइम पे, काफी अच्छे बॉलर्स थे। बैट्समैन में तो देख लो, एबी डिविलियर्स था, क्रिस गेल था, विराट कोहली था, फिर भी वो टीम कभी आईपीएल जीती क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है, आप जरा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये इसकी तो साइंस आपको तो पता ही समझाइए। होना चाहिए क्यों नहीं जीती। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। सट्टा बैट्समैन्स कैन विन यू मैचेस या बट bowlers wins you tournament। गुड एंड फील्डर्स फील्डर्स आल्सो। फील्डर्स तो है ही, डेफिनेटली फील्डर्स तो हर एक चीज़ में आते ही है। उनके भी बाप। मैं कहना ये चाहता हूँ कि विराट कोहली अगर हर मैच में भी सेंचुरी मार दे आईपीएल में, तो भी आरसीबी नहीं जीत पाएगी अगर उनके पास बॉलर्स अच्छे ना हो। यही हमारे वर्ल्ड कप के साथ हुआ है। ऐसा ही होता था उनके साथ, हर बार 200 के ऊपर स्कोर मारते थे, फिर भी बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पा रहे वो स्कोर्स को। तो बॉलिंग यूनिट तगड़ी होनी चाहिए। मुंबई इतना अच्छा क्यों खेला है? लोगों को लगता है हार्दिक पांड्या या पोलार्ड के बैटिंग की वजह से, नहीं, मुकेश अंबानी की वजह से। ये हमेशा क्लास का जोक मार हाँ नहीं, ये पहले से ही रहा है कि भाई मतलब एमआई कभी भी जीतता है सबसे पहले मुकेश अंबानी का नाम आता है। क्रेडिट उनको ही जाता है। हाँ, क्रेडिट हमेशा उनको ही ठीक है गया है, भाई, पता तुम्हारे नहीं। ओनर्स के पास नहीं है बट पैसा। एक ये फैक्ट और रियलिटी है कि भाई जो भी इंडिया टीम में आया है मोस्टली वो एमआई से ही आया है, मुंबई सीएसके इंडियंस से भी आए हैं। हाँ सीएसके से भी मुंबई आया और सीएसके को टीम अगर मिक्स कर दो तो वो इंडिया की आरसीबी से टीम भी आए हैं, विराट कोहली आया आरसीबी से। वो इंडिया से आरसीबी में गया है। अच्छा, लिया गया है, आया गया नहीं है। और ये आरसीबी का फैन बोल दिए। इस साल। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आरसीबी मैं जीतेगी इस साल। सीएसके को सपोर्ट करने वाला हूँ। अभी धोनी, सबने देखा होगा कि धोनी अपने बाल बहुत लंबे कर दिए उसने, तो शायद ये जो धोनी स्टार्टिंग में आया था इंडिया में जब, तब लंबे बालों के साथ उसने एंट्री मारी थी। अब शायद ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके वैसा ही लंबे बालों के साथ एग्जिट करने की सोच रहा होगा। लास्ट मुझे लग रहा है तो शायद मतलब हर साल ही हमें ऐसा लगता है कि ये लास्ट आईपीएल है, बट इस साल शायद सही में लास्ट हो सकता है। तो पूरा सपोर्ट मैं इस बार सीएसके के तरफ रहेगा। बट मैं चाहता हूँ हमेशा से मेरी तो आईपीएल फेवरेट टीम सिर्फ मतलब मेन तो टॉप पे हमेशा एमआई रही है, पर फिर उसके बाद आरसीबी और फिर सीएसके, ये तीन मेरे हमेशा से मतलब फेवरेट रहे। उसके बाद में मेरे को यार बाकी के टीम्स पे इसमें है ना, हाँ सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मेरे भी आरसीबी, सीएसके, मुंबई, क्योंकि बाकी टीम्स में है ही नहीं, मुझे लगता है कि मजा ही नहीं आता देखने में, आईपीएल देखने में मजा ही नहीं ऑब्वियस। आता। अभी मुझे आप बताओ कि आप दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच देखते हो क्या कभी बैठ के? नहीं देखते हो। सिर्फ मैं बैटिंग तभी देखता हूँ जब मैं अगर मैं सट्टा लगा तो ड्रीम इलेवन पे, वही। तो मैं मैच डिटेल से देखूंगा एंड से। 20 रुपए इनको लगता है क्योंकि Promotion नहीं है। एक्चुअली 49 लगता है, 49 वो ये नहीं जानते 49 के बारे में। डिटेल वो भी फ्री में अकाउंट बनाते हैं तब मिलता है वो वाला पैसा। 49 नहीं मिलता, इनको कुछ पता नहीं है।
किशोर भाई आज बहुत कम बोल रहे, क्या हो गया? हाँ आज 9 से 9 नहीं है। उसकी कौन सी टीम है वो पूछो पहले, इसलिए हाँ किशोर भाई आप बताओ कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं of course। सबसे पहली बात आप आईपीएल देखते हो क्या? ये बहुत सबसे कम। पहले बहुत कम कितना? 1 सीजन 2 सीजन? नहीं डिपेंड करता है कि ना, मेरे को मूड के ऊपर है, फिर उसके हिसाब से ही देखता हूँ। जैसे उन्होंने बोला एंटरटेनमेंट के लिए तो वैसे ही देखता हूँ। मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ना, कोई ऐसा फेवरेट भी नहीं है मेरा। मतलब क्रिकेट नहीं पसंद है छोड़ा आपको, ज़्यादा पसंद नहीं क्रिकेट? ऐसा बचपन में तो वही खेलते थे हम लोग। क्रिकेट खेलना पसंद है और देखना पसंद है, ऐसा बोल रहे ऐसा हैं। देखने के लिए नहीं। कोई बात नहीं। फुटबॉल देखते हो फिर आप? नहीं, मैसी में वीडियो मतलब स्पोर्ट्स नहीं देखते। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है चलो आपको देखने में, ऐसा हो तो? स्पोर्ट्स देखता तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हूँ पहली बार। ठीक है। बहुत क्लियर। कोई नहीं, खेलते तो थे ना, लखोटी। कंचे कंचे मार्बल्स मार्बल्स मार्बल्स। खेलते तो थे ना, बस फिर और क्या चाहिए। वैसे आपका मैंने बहुत सुना है कि आपने बहुत छक्के चौके मारे क्रिकेट्स में। हाँ, क्रिकेट में तो कोई थोड़ा बहुत किस्सा या अच्छा था। कहानी सुनाना चाहोगे ऐसा आप? तो मेरे पास भी है बहुत। यार किस्सा तो मेरा स्कूल का ही है, मतलब तुम्हें तो पर्सनल लेवल पे पता है, लेकिन आज सबके सामने थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा रिग्रेट है यार क्रिकेट के लेकर। और एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा कि ये कहानी सुनने के बाद मेरे को भी मतलब ऐसा होता है कि यार काश वो हो जाता, बट अभी बैक टू द कहानी। अच्छा, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ क्रिकेट की। मतलब एक मैच थी, आपको सबको पता होगा कि स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे ना। जैसे फादर स्कूल में मैं पढ़ चुका हूँ, तो वहाँ पे कलर के बेस पर हाउसेस थे, ब्लू कलर, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो मैं येलो हाउस में था। उसमें हर एक स्कूल में अलग अलग शायद नेम्स देते होंगे, हमारे में खाली कलर्स का था, तो मैं येलो हाउस में था। वाइस कैप्टन था मैं। जब हम 11th की बात है, जब हम खेल रहे थे, एंड अपने यहाँ पे जो कामत का ग्राउंड है, वहाँ पे ये मैच हुआ था। मतलब इंटर हाउस मैचेस चल रही थी, तो टूर्नामेंट्स चल रहे थे वहाँ पे। हम खेलते खेलते फाइनल तक पहुँचे थे। फाइनल में बहुत बढ़िया मैच हुआ। वो मेरे पास एक मौका था, क्योंकि मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था। मैं यहाँ पे भी लोकल लेवल पे बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ, एंड मेरे पास सही में एक मौका था। स्कूल में प्रिंसिपल के सामने जो असेंबली होती है रोज़ की, वहाँ पे हीरो बनने का मौका था। वो मौका मैंने मिस कर दिया। क्रश के सामने? नहीं, क्रश के सामने, क्रश तो मेरी किसी और स्कूल में थी। तो प्रिंसिपल के सामने या पूरे स्टूडेंट के सामने एक हीरो बनने का मौका मैंने छोड़ दिया, मतलब रह गया वो मेरे से। तो हुआ यूँ कि जो क्रिकेट का मैच था, मैं ओपनर था उस मैच के लिए, फाइनल के लिए। जनरली मैं ओपन नहीं करता था, लेकिन फाइनल का प्रेशर अलग था। मैं अच्छी बैटिंग कर लेता, मैं प्रेशर एब्जॉर्ब अच्छा कर लेता था, विकेट्स देखता। विराट कोहली, हाँ, धोनी। गली का। ठीक है। तो हमारा जो कैप्टन था, उसका नाम कुणाल था। वो कैप्टन पहले ही ओवर में आउट हो गया था। कुणाल पांडे आपके साथ खेले थे? आपने बताया नहीं कभी ये बात? नहीं। तो कैप्टन पहले ही ओवर में आउट हो गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया बैट्समैन था। लेकिन शायद उस दिन उसका लक नहीं था, या थोड़ा जल्दबाजी कर दिया उसने भी, तो जल्दी आउट हो गया था। सेकेंड इनिंग, मतलब हमारी बैटिंग थी सेकेंड इनिंग में, हमें कुछ टारगेट चेज करना था, आई गेस 120 या ऐसा कुछ था 12 ओवर में। 12 ओवर की तब मैचेस होती थी। तो एक एक साइड पे विकेट गिरते गई, एक साइड पे मैं रन धीरे धीरे बनाते गया। पहले तो सेट हुआ, और मुझे पता था कि मेरे को ही पूरा डीप गेम ले जाना है। एक पॉइंट पर बहुत टफ सिचुएशन आ गई थी, जब बहुत ही कम ओवर्स में ज़्यादा रन चाहिए थे। अच्छा खासा मैं हिट करने लग गया था उस टाइम पर। ऐसे करते करते लास्ट में, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ 13 बॉल में 18 रन चाहिए थे, या ऐसा कुछ, या 14 बॉल में कुछ 19 या ऐसा कुछ रन चाहिए थे। काफी। एंड बाउंड्रीज बड़ी थी तब। कामत ग्राउंड आप सबने देखा होगा, वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, बाउंड्रीज बहुत बड़ी है वहाँ पे। तो 13 या 14 बॉल जब चाहिए थे, तो मैंने फुल टॉस बॉल पर एक 6 मारा था, और वो 6 चला गया वहाँ पे। हाँ, तब भी हमारे पास 5 विकेट हाथ में थी। फिर 5 विकेट हाथ में थी। अब चाहिए लगभग 13 में 13, ऑलमोस्ट 13 में 13 ऐसा कुछ स्कोर था वहाँ पे। एग्जैक्टली मेरे को वो नंबर याद नहीं है। तो जिस मोमेंट में बॉलर ने वहाँ से बॉल डाली, वो और एक बहुत ही लो फुल टॉस पड़ा था, पूरी पावर के साथ, टाइमिंग के साथ उसको हिट किया। लेकिन बाउंड्री इतनी बड़ी थी वहाँ पे, बाउंड्री तक गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिट टीम का एक जो प्लेयर था, आकिब करके, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वैसा भी वो, उसके हाथ में लिटरली चिपक गया वो बॉल। मतलब उसने कोइंसिडेंटली वो कोशिश कर दी, स्ट्रेच कर लिया थोड़ा सा हाथ ज़्यादा, और वो चिपक गया उसके हाथ में। हाँ,
उस मोमेंट में मेरे को इतना दुख हुआ कि मतलब काश ये 6 चला जाता। वहाँ से तो मैच मैं इजीली टर्न कर ही देता, वहाँ से कुछ बड़ा बात नहीं था। 6 विकेट मेरा गया। अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 विकेट ही, और वैसे भी 13 में 13 कुछ चाहिए या 12 में 13 चाहिए, तो वो तो इजीली हो जाएगा। बट नहीं हो पाया वो 12 में 13 रन भी नहीं हो पाए। क्यों? अब क्यों मतलब क्या, नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए। बेसिकली आपके जगह हीरो आकिब बन गया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते मैन हैं। ऑफ द मैच। मतलब वो आपने पूरा ओपनिंग से लेकर मैंने पूरा 100 का स्कोर पार हो गया था, मेरा 50 प्लस स्कोर हो चुका था उसमें। तो पूरा इनिंग अच्छा खेला मैं। वो बस एक शॉट, वो शॉट भी गलत नहीं था एक्चुअली, लाइन क्रॉस कर ही देता वहाँ पे, लेकिन वही मैंने जैसे बताया वो शायद लक नहीं था उतना मेरा अच्छा। वो जो रिग्रेट था वो बहुत बड़ा था। और उस मैच में जो अंपायर थे वो मेरे जो फेवरेट सर है, मेरे जो फेवरेट टीचर है, डाया भाई सर करके थे, उनका बेटा वो अंपायर था उस मैच में। तो मैच तो हम हार चुके थे। मैच हारने के बाद वो अंपायर मेरे पास स्पेशली आए, मुझे शाबाशी दी और बोला कि क्या ज़बरदस्त खेला है तू आज। क्योंकि लिटरली बाकी कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था कि जो खेल दे। तो चलो स्कूल का टीम था, एक 11 लोग की टीम बनानी थी, तो हर एक ने अपने अपने प्लेयर्स बस जुटा लिए थे। उसमें से अच्छे खेलने वाले सिर्फ 3 या 4 ही थे। तो जैसे तैसे हम एंड तक पहुँचे थे। लास्ट मोमेंट में मतलब ये इतना बड़ा दुख है जैसे कोई मूवी को मैं 99% डाउनलोड कर रहा हूँ और फिर वहाँ पे अटक गई और पूरा कैंसिल ही हो गया। पूरा कैंसिल हो गया। तो वो जो दुख होता है वो भी वाईफाई पे तो वो जो दुख होता है ये दुख सिर्फ मैं ही समझ पाता हूँ। फोन के इंटरनेट पे अगले दिन क्योंकि हम ट्रॉफी हार चुके थे, तो जो विनिंग ब्लू हाउस था उस टाइम पे जो जीता था, पूरे प्रिंसिपल ने सारे असेंबली में पूरे पब्लिक के सामने विनिंग कैप्टन को, और जो मैन ऑफ द मैच उसमें बना था, अपोजिट टीम का जो कैप्टन था वो मैन ऑफ द मैच बना था, उसको ट्रॉफी दिया। बड़ा सा ट्रॉफी था एकदम, उसने लिफ्ट किया वो। और वो जो पेन था वो पेन मैं आज भी फील करता हूँ। वो रिग्रेट मुझे आज भी होता है कि काश उस दिन टिक के खेल लेता बस मैं टिक जाता, बस मैं एंड तक टिक जाता। और थोड़ा सा जोर से मार लेता। क्या पता वो मोमेंट मेरे लिए शायद इतना मोटिवेशन दे देती मेरे को कि अगले दिन अगर शायद मैंने ट्रॉफी लिफ्ट की होती, विनिंग ट्रॉफी, तो शायद मैं क्रिकेट खेलने के लिए इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता करियर बना लेता कि हो सकता था के जगह थोड़ा बहुत क्रिकेट में ही कुछ हाथ मार लेते। आईपीएल एक छोटा सा सैड स्टोरी है। ये दुख कुछ नहीं है। मैं अभी आपको एक दुख सुनाऊंगा। अभी और एक और 19 नवंबर को जो हुआ वर्ल्ड कप, अरे बाप रे बाप, हाँ, वो दुख। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो मैं तो रो पड़ा, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं घर पे रोया, टीम मैं घर पे रोया, एकदम परफेक्ट टीम थी इंडिया की। रो दिए। और मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे को लगता है पूरा इंडिया रोया उस दिन तो। और जो आपने पहले बात की थी कि बॉलर्स विन मैचेस, बिल्कुल। बॉलर्स क्या बॉलर्स है हमारे पास इंडिया के पास, हर टीम में नहीं अच्छे बॉलर्स है, मैं मजाक नहीं कर रहा। बॉलर्स विन मैचेस का मतलब ये थोड़ी कि अच्छे बॉलर उस दिन चलने भी तो चाहिए। नहीं सब चले। 240 का टारगेट था तो भी इतना स्ट्रेच डाउन किया, तो बॉलिंग तो सही हुई थी पर टारगेट कम था, तो बैट्समैन कम पड़ गए। अपोजिट टीम की एक विकेट जा ही नहीं पाई उसके बाद। टकला का नाम क्या, ट्रेविस हेड। अरे वो क्या तो बोल साउथ रहा अफ्रीका का है प्लेयर है तू? यार। भाई क्रिकेट देखता नहीं, बोल मत। नहीं वो कौन वो बंदा मार रहा था, बहुत मारा, ट्रेविस हेड। हेड हाँ, ने बहुत मारा। वो लाइक वो तो हीरो था। जब 3 विकेट गिरे ना तो मैं खुश हो गया था। 3 विकेट गिरे ना ऑस्ट्रेलिया सबसे के। ढासू, भले ही हम लोग हार गए, उसका तो दुख था ही, वो तो छोड़ो, पर भाई उनके मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन ने क्या बोला यार कॉन्फ्रेंस में, जबरदस्त बोला। वो जो बोला एक्चुअली ना ऑस्ट्रेलिया हमेशा माइंड गेम्स में बहुत तगड़ा रहा है। वो मैच खेलने से पहले ही हमें हरा देता है, मेंटली हम वहाँ पे हार जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है, ये सिर्फ इसी मैच की नहीं है। जब गांगुली भी कैप्टन रह चुका है, आप सोचो। मुझे एक किस्सा याद है 2003 में जब फाइनल्स था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही था वो भी, जब गांगुली कैप्टन था, इंडिया वहाँ पे भी हार चुकी थी। हार गए थे 3 में। रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, इंडिया जब प्रैक्टिस करने उतरी थी ना मैदान में, प्रैक्टिस सेशन जब चल रहा था, रिकी पॉन्टिंग ने अपने सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बोल दिया था कि अपन एक काम करेंगे, जब इंडिया प्रैक्टिस करने उतरेगी ना, वहाँ पे पूरा सर्कल घूमना है अपने को, और सिर्फ इंडियंस को, मतलब जो अपने प्लेयर्स है उनको घूरना है, एक एटीट्यूड के साथ घूरना है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट थे उस दिन। उनको पता था कि वो जीतने वाले हैं, उनको मालूम ही था जीतने वाले हैं। इंडिया वहाँ पे हार गई। जैसे वो MS धोनी में जो सीन है ना, युवराज वाला, बास्केटबॉल कोर्ट वाला, हम मैच कहाँ आ रहे, हम मैच कहाँ आ रहे, एग्जैक्टली, बस युवराज सिंह का एटीट्यूड अलग था एकदम पूरा, मतलब बस। तो ये मेंटल गेम्स होता है,
क्रिकेट में जो मायने रखते हैं। न्यूजीलैंड जीती तो भी चलता है, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतनी चाहिए। न्यूजीलैंड का दुख तो मुझे 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था, अरे हाँ उस टाइम पे जब केन विलियमसन, इंग्लैंड के सामने था। लेकिन क्या प्लेयर है यार, केन विलियमसन यार, बहुत वो- जबरदस्त, बहुत कूल प्लेयर है। मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई MS धोनी या केन विलियमसन, क्योंकि ये दोनों एक अलग ही लेवल पे ये लोग ने सेट कर रखा है अपना काम, कूलनेस। बहुत जबरदस्त कूल है वो, बहुत ही ज्यादा। विराट कोहली जितना। विराट कोहली तो कम्प्लीटली डिजर्व करता था ये वाला वर्ल्ड कप। मैं तो मतलब लिटरली मैंने ये सोच लिया था कि शायद अभी इंडिया वर्ल्ड कप डेफिनेटली जीतेगा। इस बार विराट कोहली किसी के कंधे पे होगा और उसको लैप घुमा रहे होंगे विक्ट्री वाला, वो भी इतने यंग एज में। बहुत चीज़ें मुझसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो। क्या लगता है आपको नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा? लगता है कोई अभी कंट्रोवर्सी तो यही चल रही है कि अभी T20 वर्ल्ड कप जो वापस आने वाला है उसमें शायद विराट है नहीं है, पता नहीं ये लोग बट क्या बता मुझे रहे हैं। समझ नहीं चीज़ के लिए क्यों ये लोग इतना मतलब हार गए तो अब हर मैच से हटा दो उनको, ये चीज़ तो गलत है ना। हर मैच से हटाने की बात नहीं है, ये लोग T20 का अभी थिंकिंग उसमें ये है कि शायद अभी सिर्फ पूरी तरह से जो यंगस्टर्स है ये दिमाग में ये लोग ये रख रहे हैं कि 2007 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था T20 वाला, उसमें कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था सहवाग को छोड़ के, बाकी सारे यंगस्टर्स चले गए थे खेलने के लिए। सचिन नहीं था उसमें, द्रविड़ नहीं था, बिकॉज ये T20 के प्लेयर्स नहीं थे। सीनियर में खाली सहवाग था, वो भी इस रीज़न से क्योंकि सहवाग बहुत फास्ट खेलता था। हाँ हाँ पास में। पूरा का पूरा यंग टीम लेकर चले गए थे और जीत के आए थे धोनी की कैप्टनसी में। तो शायद ये लोग का इस बार शायद ऐसा ही कुछ प्लानिंग है। बट विराट की बात अलग है, उसको इसलिए रहना चाहिए बिकॉज जिस दिन मैच फंस जाएगी ना तब विराट काम आएगा, तब कोई यंगस्टर प्लेयर काम नहीं आने वाला, तब विराट का एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आएगा। एक प्लेयर चाहिए भी ऐसा जो क्रीज बिल्कुल, पकड़ के बिल्कुल। रखे, तो विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है। मैं विराट का काम बैटिंग करने से ज़्यादा सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस गिराने का है, रहने का। हाँ ये जरूरी ऑस्ट्रेलिया है। की जो बात की थी आपने, हाँ तो वो हमारे विराट टीम से अकेला विराट कर कोहली देता है। 100%। किशोर भी लाइए चल के आ रहा है क्योंकि क्रिकेट तो conversation से दूर इसमें मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैं आउट इससे ज़्यादा शार्क टैंक देख रहे हैं आप लोग? यार सॉरी बट मैं शार्क टैंक उतना फॉलो नहीं करता हूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत देख चुका हूँ लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं फॉलो करता हूँ। मुझे थोड़ा भी जब टाइम मिल जाता है ना, मैं मेरी ट्रेडिंग की पढ़ाई करते रहता हूँ। ट्रेडिंग से मुझे अच्छा सवाल आ रहा है, कोई ऐसी 5 स्टॉक बताइए जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। नहीं, मैं स्पेसिफिकली आपको स्टॉक नहीं नहीं, वो बताऊंगा। हर्षद मेहता बोलता है कोई भी टाटा का उठा लो। नहीं you cannot ask me on like this national television, you have to pay me for this. जैसे भी भाई ने जस्ट कहा कि कोई भी टाटा का उठा लो, लास्ट वीक का ही मैंने ये पूरा कैलकुलेशन किया टाटा के स्टॉक्स पर। टाटा के लगभग कुछ 13 या 14 स्टॉक्स थे जिसको मैंने कोरोना के टाइम से पढ़ा। अगर मैंने कोरोना के टाइम पर इन स्टॉक्स में, मैं खाली एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, हर एक स्टॉक में अगर मैंने 10,000 रुपये डाले होते, मेरे पास अगर 14 स्टॉक्स है या 15 स्टॉक्स है मान लो, 15 स्टॉक्स के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बनता है। जो कैलकुलेशन मैंने किया पूरा, क्योंकि हर एक स्टॉक की मैं स्टडी कर चुका हूँ, स्टडी के हिसाब से कोरोना कब हुआ था? मार्च 2020 ना? 19 में आया था। 20 हाँ, तो वो मार्च अप्रैल, हाँ मार्च समझ लो, वही मार्च या अप्रैल का महीना समझ लो, क्रैश हो गया था ना। बराबर। तो मार्च 2020 में अगर हमने हर एक टाटा के स्टॉक में 10,000 रुपये केवल डाले होते, आज की डेट में, आज जो हम जो यहाँ पे बैठे हैं, आज जो दिन चल रहा है, इसकी डेट में वो 1.5 लाख का वैल्यूएशन कीमत रिटर्न आज, हाँ अभी तक इतने साल में 11 लैक्स हो चुका होता। 11 लैक्स ओके कुछ किए बिना, आपको बस पैसा डाल के बैठ जाना है। कितने? 10,000 पर स्टॉक, हर एक स्टॉक में 10-10 हज़ार। मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ एक्चुअली। टाटा की इतनी गारंटी, आप सोचो। टाटा को तो हैट्स ऑफ देना चाहिए सबको, सैल्यूट देना चाहिए। ऐसा फैमिली शायद वापस नहीं बन पाए जिसने इंडिया को क्रिएट बनाया, पूरा जिसने इंडिया को बनाया। चीज़ें दी टाटा ने इंडिया को, और इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये मैंने किया, मतलब कभी क्रेडिट लेने नहीं आए हैं सामने नहीं, से। इसको ट्रेडिंग की दुनिया में बोलते हैं फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक की सारी कंपनीज है टाटा के पास। ऐसा सही कोई बात है सेक्टर ही यार, नहीं है सही बात है। जिसमें टाटा ना हो। इसको कहते हैं फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। सॉल्ट यानी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने डे टू डे लाइफ की, सही बात है। खाने की। सॉफ्टवेयर सबसे एडवांस्ड रिक्वायरमेंट है डे टू डे लाइफ की। सही बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा हाँ कि आजकल पता नहीं लोगों को ट्रेडिंग का मतलब, लोगों को बस यही लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के टाइप्स है।
इंट्राडे होता है, जिसके लिए आपको प्योरली टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, वो टाइम स्लॉट जब मार्केट ओपन रहता है। उसके अलावा एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, जिसमें आप कुछ दिन स्टॉक होल्ड करते हो, जैसे ही आपकी जो भी कीमत है आ जाती है आप बेच देते हो, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, सर्टन परसेंटेज के ऊपर से। कुछ होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें सर्टन वीक्स या मंथ्स तक होल्ड करना पड़ता है, एंड चीज़ वही है कि इतना परसेंट मुझे प्लस या माइनस होने वाला है, उसमें मुझे उसको बेच देना है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं होता। SIP के बारे में क्या कहना चाहिए? SIP तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस मतलब वीडियो में कि हर कोई पर्सन जो अपनी सैलरी कमाना स्टार्ट करता है, जिस दिन से स्टार्ट कर देता है, अपने पहले मंथ की सैलरी से कुछ ना कुछ अमाउंट एक फिक्स्ड SIP में ज़रूर डालना। लेकिन SIP की भी बहुत सारे कैटेगरीज़ है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी उठा लिया, उसकी भी स्टडीज़ है अपने आप में। कोई इंडेक्स फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज होती है बेसिकली अलग अलग। तो जितनी बड़ी कंपनीज़ में आप पैसा डालोगे उतना आपका पैसा सेफ़ रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ सेफ्टी पर खेलती है मतलब वो तुरंत तो नीचे नहीं गिरेंगे उतना, इस वजह डेफिनेटली। से। एंड SIP म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। अगर कोई एक दो अगर फॉर एग्जांपल मेरे SIP में अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर 50 कंपनीज़ है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अगर 2-4 कंपनी उसमें से बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रही है तो बाकी की उसको लिफ्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो एक मैनेजेबल रहता है। और वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को कंट्रोल कर रहा है, जो आपका पैसा रोज़ के रोज़ घुमा रहा है, एंड उसको पता है कि आज कौन सी कंपनी में पैसा डालना है, कल कौन से में नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें की वो स्टडी कर रहा होता है। डेफिनेटली हम अगर उस बैकग्राउंड से नहीं है, अपने से तो वो ज़्यादा ही जानता होगा, अपने से जो ज़्यादा जानता है उसको अगर आप पैसा दे देते हो तो आप जितना लॉस ले सकते थे उसके कंपेरिजन वो कम लॉस हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रॉफिट की देखो ये मार्केट है, प्रॉफिट की गारंटी वॉरेन बफे भी नहीं दे सकता है ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में, तो डेफिनेटली आपको FD से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं। FD के रिटर्न कितने होते पर हैं? FD के मेरे ख्याल से 4.5, 5, 7, नहीं 7 मैक्सिमम। 7 अपन 7 पकड़ के चलते हैं। अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जिस रेट पे बढ़ती है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, कभी प्लस माइनस होते रहता है, वो लगभग 8% का है इन्फ्लेशन। यानी कि आप हर साल 1% लॉस में जा रहे हो अगर आपका पैसा सिर्फ FD में पड़ा हुआ है तो। 8% और 1%। 1% लॉस में जा रहे हो आप एवरी ईयर। क्योंकि 8% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और 7% तो अपने को मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है FD पे, इस वजह से 1% का लॉस ऐसा। तो कहने का मतलब यही है कि FD से ज़्यादा जो थोड़ा सा आपको सेफ़ लगता है, मैं यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा हर बार ये बोलते जा रहा हूँ, बिकॉज लोगों का थिंकिंग ये है कि शेयर मार्केट मतलब उसके अंदर आप अगर कूद गए तो आपको एक ही दिन में पैसा डबल करना है या 1 साल में डबल करना है। देखो 1 साल में भी डबल हो सकता है, लेकिन वो हर साल डबल नहीं होगा। हो सकता है पहले साल डबल हो जाए, अगले साल हो सकता है कि आप रोड पे ही आ जाओ, ये भी हो सकता है। उससे अगले साल डायरिस पे पॉडकास्ट करते हो मिले यूट्यूब पे कुछ धंधा करना पड़ेगा जिससे सब्सक्रिप्शन मिलते रहे और हम कमाते रहे। कोर्सेज नए कोर्सेज चालू करें और बेचे पे। जैसे कि मैं जानना चाहूँ कुछ जो स्टॉक यूट्यूबर्स हैं, मतलब जो बोलते हैं 2-2 करोड़ मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा बोलते हैं उनने अर्न किया है, और वो अभी इतने घाटे में कि वो कोर्स बेच के उस प्रॉफिट को मतलब रिकवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे हैं। ऐसा ही है ना, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही है। मुझे आप ये बताओ कि जो ट्रेडर्स का आप ये सुनते हो यूट्यूब चैनल्स वगैरह, उसमें आपको लॉस कौन दिखा रहा है? कोई दिखा रहा है क्या? हर कोई बस प्रॉफिट ही बताता है। सही बात है। ये कैसे पॉसिबल है कि हर रोज उसको प्रॉफिट ही हो रहा है? ये इम्पॉसिबल है। ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो इम्पॉसिबल ही है। इंट्राडे में तो चाहे वो कितना भी बड़ा तीसमार खान हो। कैसा है कि ना वही चीज़ देख के भी कूद जाते हैं कि ना हाँ पे पैसा प्रॉफिट दिख रहा है हमको तो हम पैसा डाल देंगे। देखो इंडिया में लोगों को ना कुछ ना करने के पैसे कमाने की बहुत इच्छा है। सही बात है। इजी मनी जिसको बोलते हैं। और ये देखो ये नॉर्मल मेंटालिटी, सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल मेंटालिटी ही है ये कि हर किसी को इजी मनी चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट इज़ द टफेस्ट वे टू मेक इजी मनी।
नहीं, इसको एक थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ, हाँ, सिंप्लीफाई करना। बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करो। सिंप्लीफाई फील्ड में सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ऐसा डेरिवेशन सिंप्लीफाई, सब उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ऐसा। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं, सुनिएगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना हो ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है मैं पहले बताता हूँ। 10th तक का बेसिक एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद मुझे साइंस ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बायोलॉजी ही लेना पड़ेगा, नीट करना ही पड़ेगा, सॉरी, नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यस, तब मुझे कॉलेजेस मिलेंगे। ओके, सपोज मेरा एडमिशन हो गया हाँ, किसी कॉलेज में, हाँ, 5.5 साल 6 साल का जो भी कोर्स है, इंटर्नशिप है, हाँ, उसके बाद मैं MBBS बनता हूँ, ठीक है, डॉक्टर बनता हूँ। हाँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से मेरे पास पेशेंट्स की लाइन लग जाएगी। नहीं, करेक्ट। आप अगर ऐसा देखा जाए ना, मेरी जो फ्रेंड है एक्चुअली, तो उससे मतलब ऐसा मैंने सुना है कि ना, मतलब भले ही 5.5 साल जो आप बोल रहे हो, ठीक है, इसके बाद भी एक स्पेशलिस्ट रहता है 3 साल का करना पड़ता है exactly, MD। एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहे हैं वो, ये तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला कि अगर मुझे ट्रेनिंग करते हैं कि वो 5 उसमें MD रहता है, MD रहता है 3 साल का। अगर सिर्फ MBBS भी बनना हो तो भी कितनी बड़ी जर्नी है। इतनी बड़ी जर्नी वो, करेक्ट, यस वो भी मिनिमम जर्नी बताइए। मिनिमम जर्नी है। और 10 साल आराम से डाल। उसके बाद आपका सैलरी स्टार्ट होगा, मतलब पैसा कमाना जस्ट स्टार्ट होगा वहाँ पे। ओवर द जर्नी आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। ट्रेडिंग में लोगों को पहले ही दिन से प्रॉफिट चाहिए बिना स्टडी के, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? ट्रेडिंग में अगर आपने भी 3-4 साल या 5 साल दिए होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसमें लॉसेस भी होते हैं। लॉस गेन करने की खुद की कैपेसिटी कितनी है, ये जानना ज़रूरी है कि आप कितने लॉस सह सकते हो उसके। और ये जो लॉसेस है जो हम ट्रेडिंग में करते हैं, ये स्टॉक मार्केट को दी हुई हमारी फ़ीस है। दिस इज़ द फीस विच वी पे इन स्टॉक मार्केट, जो हमारे लॉसेस होते हैं। उसके बाद आप एक पॉइंट के बाद थोड़े बहुत डिसिप्लिन के साथ कॉन्फिडेंट बन जाते हो कि अब मैं रेगुलर बेस पे भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई सैलरीड इनकम नहीं है, प्लस माइनस चलते रहता है। बट ऑन एन एवरेज एनुअली अगर आप थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल रहने लग गए हो, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप FD से अच्छा रिटर्न उसमें निकाल पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। लोगों का दिमाग इस तरह से चलता है कि मेरे को 100 का 200 करना है, 200 का 500 करना है, 21 दिन में पैसे डबल करना है। कम समय में ज़्यादा फायदा ये है। फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ और अगर रियल लाइफ में हो भी गया ना तो वो लक स्ट्रोक होगा कि आपने कर भी दिया कुछ टाइम में पैसे डबल। वो हर बार मल्टीप्लाई नहीं होगा। दिक्कत ये है कि अगर आज के डेट में अगर आपका 100 रुपया कल ही या 1-2 दिन में या हफ्ते भर में 200 हो गया, तो आपके अंदर लालच आ ही जाएगी कि अब मेरे को 200 का 400 करना है, 400 का 800 करना है। हम वहाँ फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट आपको 100 से 1000 करके भी दे देगा पहले एक महीने में, हो भी सकता है ये, लेकिन आप जब वो पूरा का पूरा 1000 डालोगे ना, तो वो पूरा 1000 जीरो भी हो सकता है अगले ही दिन में। माइनस में लोगों की प्रॉपर्टीज चली जाती है, घर चले जाते हैं लोगों के। सही बात है। इस बहुत फील्ड सारे मतलब यूट्यूबर्स ऐसे भी है जिन्हों के बिल्कुल लाइक वो पूरा नीचे गिर के फिर वापस थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए बिना स्टडी के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना प्रैक्टिस के डॉक्टर नहीं बन सकते। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए बिना स्टॉक मार्केट के स्टडी के, बिना बैक टेस्ट किए, बिना उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको समझे हुए आप उसके अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हर चीज़ का यही रेट है। पर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब मोस्टली ऐसा हो सकता है, मेरा मतलब मैंने उतना इन्वेस्टिंग किया नहीं है, पर लक का फैक्टर इसमें बहुत ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है कभी लगता है मेरे को ऐसा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं है। तो लक का फैक्टर तो होना ही चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में लगा रहे हो, क्या गारंटी, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, बेसिक लक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक पे लगाया, अभी अगर रिसर्च करके लगा रहे हो तो अलग बात है, पर कभी रिसर्च करने पे भी स्टॉक गिर जाता है, ऐसा होता है ना कभी आपको कभी। एक चीज़ बहुत ही मस्त स्टोरी बताता हूँ। KBC सब कोई देख चुका है। अगर KBC में कोई एक पर्सन जाकर 5 करोड़ या 7 करोड़ जो भी उसका विनिंग प्राइस है, सपोज वो जीत जाता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वही पर्सन उन 10 में से सबसे इंटेलिजेंट था। ये नहीं होता, आप ध्यान से समझना मेरी बात ये को। तो नहीं है, उसको मौका मिला है वहाँ पे। उसको मौके का उसने यूज़ किया, लेकिन उसको वही सवाल पूछे गए हैं जो उसको आते थे। सवाल तो करोड़ों है ना, करोड़ों में से 15 वही सवाल आना जो उसका आते हैं। ये लक फैक्टर है भाई, लक फैक्टर, ये लक फैक्टर है। सही बात है। हो सकता है, अभी सोचो, हो सकता है मैं चला गया, मैंने भी उस बंदे की जितना ही पढ़ाई किया है, लेकिन मेरे को पहला या दूसरा ही सवाल ऐसा आ गया
जो अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं पढ़ा था। तो मैं उसकी, तो लोग क्या समझेंगे, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। तो लोग आपको सिर्फ एक गलत आंसर के बेस पर जज कर लेते हैं। और लोग सक्सेस पे ही जज करते हैं आपको। सक्सेस मिला तो इसने सब कुछ अच्छा किया होगा पास्ट में, सक्सेस नहीं मिला तो भले कितनी मेहनत की हो, कोई पूछेगा भी नहीं कि मतलब पैसे ही देखिएगा ऐसा करके कि इसका पैसा है तो मतलब इसमें स्किल्स है। स्टॉक मार्केट में लक फैक्टर है, लेकिन अगर उस पढ़ाई प्लस लक फैक्टर अगर आप साथ में लाते हो तो आपके सक्सेस का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ लक से स्टॉक मार्केट के अंदर कूदोगे, वो भी शेयर्स में अगर कूदोगे, ऐसा भी मतलब फिर भी हो सकता है, बेवकूफ़ी होगी शायद, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी वो। एंड जैसे मैंने बताया, हो सकता है 1 या 2 बार आप लकी रह जाओ, पूरी ज़िंदगी भर कोई लकी नहीं रहता है। पर अभी देखोगे ना, जैसे नए लोग रहते हैं जो पहले प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर दूसरे दिन भी आता है, फिर तीसरे में जब वो वही पैसा डालने आते हैं तो जीरो हो जाते हैं, फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि ना भाई तो क्या चल रहा है। सर, आपके जैसा हुआ है क्या नए लोग में? मतलब आपने किस में इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट किया है आपने? हाँ, मैंने तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेड तो कितना मतलब आपने अब तक लॉस कर चुके हैं आप? कितना लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही किया में आपने? चल रहा है। चलो अच्छा है, तो कोई कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टॉक की टिप्स देना चाहेंगे? स्विंग ट्रेडिंग का कोई स्टॉक डालना हो तो मुझे, अगर स्विंग ट्रेडिंग कल से स्टार्ट करनी हो जो पोर्टफोलियो ना बहुत ज़्यादा भी मत रखो, मतलब कैसा है कि ना कितना, सब फिर लोग, भी कितना अमाउंट मिनिमम? और बहुत टाइम तक मतलब वो तो सब पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कैसा। अमाउंट पूछने तो दे मुझे आप उनसे। नहीं, मिनिमम आप अमाउंट की बात आप उसकी टांग मत खींचो यार। हो सकता है। भाई टांग में कितने, मुझे अब नॉलेज नहीं लेने दे रहे आप। तो स्विंग ट्रेडिंग ने रिसर्च किया है। आपने कितना इन्वेस्ट किया है, ऐसा ये पूछ रहे हैं, आप नहीं, बताना मैं चाहोगे? नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। सवाल मत बदलिए। आपकी कैपेसिटी कितनी है उसका? कैपेसिटी 10%। सही बात है ये हाँ, एक्चुअल। ये अच्छा जवाब था, कैपेसिटी की 10%। क्योंकि लॉस झेल पाओ, जैसे उन्होंने बोला उतना ही लो, ऐसा नहीं कि ना पूरा डाल दो और पर घर आपको में अब तो लॉस नहीं हुआ, कैसे आप बोल लॉस नहीं? बिना लॉस के मतलब कैसे आप? मैं लॉन्ग टाइम से कर रहा ना, नहीं, पोर्टफोलियो लॉन्ग क्या टाइम में है, ये मैं पॉसिबल होल्डिंग है। में डाल रहा हूँ। अगर आपने करेक्ट स्टॉक्स लेके रखे हो तो लॉन्ग टाइम में पॉसिबल है कि आप लॉस में ना हो। मैंने जो लिया है वो बढ़ ही रहा है। मतलब मेरा ये सवाल था कि अब कभी लॉस ही नहीं हुआ आपको, ये सवाल कर रहा हूँ नहीं इनसे। नहीं, लॉस तो ये भी हुआ चीज़ होगा। समझनी नहीं, मना कर रहे पड़ेगी हो। कि जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने जो लिया है वो बढ़ भी रहा है, बिकॉज मार्केट ओवरऑल बढ़ा है। हाँ। क्या इस जनरेशन ने, मतलब हम जो बातें कर रहे हैं, क्या हमने अभी तक मार्केट का क्रैश देखा है? क्या नहीं देखा है। नहीं देखा। 20 में देखा था, 2020 में देखा था मैंने। तब आप उतने ही अवेयर थोड़ी ना थे। हाँ, हम स्कैम तो उसके बाद चीज़ों को समझने लग गए। तो स्टॉक्स लेके रखते। स्कैम 1992 सीरीज आने के बाद लोग अवेयर हुए हैं। ये एक इस मार्केट बहुत में घुसे बड़ी हैं। बात है कि भाई मतलब रिवॉल्यूशन ही ला दिया है, जैसे स्कैम 1992 ने। मैंने तो अपना एक जॉब छोड़ दिया था वो स्कैम सीरीज देख के। लाइक काफ़ी एक्टिव हो गया है सब लोग इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड से जो भी है, इन शॉर्ट Investing में इन्वेस्ट। ज़्यादा आ गए, इन्वेस्ट ज़्यादा करना। 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गए, तो 2% से 3%। सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो खुद डेटा दे दिया है अभी कि स्टॉक मार्केट में भी, खासतौर ऑप्शंस ट्रेडिंग करके जो रिस्की options। फैक्टर्स है, हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, केवल 11% लोग सक्सेसफुल है उसमें। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने में से 11% ना। इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग जो करो उसमें से इन्वेस्टिंग में तो बहुत सारे सक्सेसफुल है, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। बिकॉज लोगों को क्या है, जैसे मैंने बताया कि आज के आज ही सुबह पैसा डाल दूँ, शाम को उठा मार्केट में से पैसा उठा के घर पे ले जाऊँ, ये कभी कभी काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए वैसे स्टडी चाहिए, उसके लिए वैसे सेटअप्स चाहिए। आप खाली एक छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हो और उसके ऊपर से आप सोच रहे हो कि आप उनको टक्कर देने वाले हो जो बड़े बड़े सेटअप्स लगा के बैठे हैं लाखों के, जो बड़े बड़े चार्ट्स पढ़ते, ग्राफ्स देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको सीरीज कैसी लगी थी स्कैम 1992? स्कैम 1992 मेरी अब तक की सबसे फेवरेट वेब सीरीज़ है। मैंने जितनी भी, एक्चुअली वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं देखता हूँ उतना, लेकिन मैंने जितनी भी देखी है हिंदी में, ये मेरी सबसे फेवरेट रही है। असुर से भी ज़्यादा अच्छी। असुर तो चलो एक अलग ही जॉनर हो गया, उसको मैं देखो, असुर को मैं स्कैम के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। स्कैम तो भाई अलग चीज़ हो गई। उसमें वो करते हैं ना एनालिसिस। है? आपने देखा नहीं सेकंड सीजन? नहीं, बट असुर भी काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है मेरे ख्याल से। बढ़िया था। मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे बेस्ट सीरीज अलग चीज़ है। नहीं, इंडिया ऑटोबायोग्राफी था ना ये, हर्षद मेहता। हाँ। तो उसमें इंटरेस्ट लाना अलग चीज़ है भाई, हाँ, असुर ये- मतलब ये ऐसा perfect फिक्शनल है। point ठीक बोला। है, ठीक है, ठीक है। और लाइक पानी सर, पानी इतना बचल ये नो प्रमोशन। स्टॉक बढ़ेंगे, किया है, बॉटल के स्टॉक खर्चा। बढ़ेंगे। बैन प्लास्टिक। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था कार्बन कि फाइबर की बॉटल। ऑटोबायोग्राफी जैसे सागर ने बोला कि बहुत अच्छी की है, बट सीरियसली लाइक डिटेलिंग के साथ की है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी दिखा रहे, सिर्फ वो उसका ग्रोथ दिखा रहे।
अच्छे खासी मतलब वो लोग ने स्टॉक्स के नाम भी लिए, कैसे क्या हुआ है वो सब भी बताया, तो इस वजह से काफ़ी मतलब बेस्ट सीरीज़ रही है वो वैसे। पर इंडिया की सबसे बेस्ट सीरीज़ में अगर बोलूँ ना तो मतलब दो ही आती है, एक तो स्कैम 1992 आपको पता ही है, हाईएस्ट रेटेड भी है IMDb पे शायद, और दूसरी मतलब असुर, और असुर 1 और 2 जो भी है, दोनों सीज़न बेस्ट लगते हैं मेरे को। आपको कौन सी लगती है? लाइक मुझे भी यही दो अभी तक तो बेस्ट लगी है। इसके अलावा मैंने एक देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई, जिसका सीज़न 3 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, वो है पंचायत। पंचायत सीरीज मैंने बहुत नहीं अच्छी, मैंने देखी है बहुत पंचायत बढ़िया। सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज है। देख रहा है विनोद? लिटरली ऐसा फील हुआ कि काश ऐसा कोई गांव हो जहाँ पे जाके ऐसा कुछ सेट होके बैठ जाए वहाँ पर। लेकिन वही बात होती है कि आप किसी गांव में भी जाते हो, आपको 2-4 दिन अच्छा लगता है, वापस आपको सिलवासा की याद आएगी ही। ये बात तो है। बट वो एक्चुअली जो आप जिस चीज़ के लिए गांव को पसंद कर रहे हैं वो नेचर की बात कर रहे हैं ना, हाँ, कि थोड़ा गांव exactly, में एक nature, तरीके से nature। मतलब वो सबको अच्छा लगता है। मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा रिलैक्स रहे अपना। पर सिलवास में काफ़ी हद तक है इन कंपैरिजन टू सिटीज़। क्योंकि इतनी बड़ी सिटी नहीं है तो इधर इतना ग्रीनरी भी मिल जाता है आपको ऐसा। अब आसपास देखिए, दिख रहा होगा आपको कुछ, थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली इधर ज़्यादा उतना ग्रीनरी नहीं है बैकग्राउंड में। नहीं है, बैकग्राउंड में है तो सही, आपको नहीं मतलब दिख रहा, पेड़ नहीं दिख है, रहा, पर उस तरफ में ज़्यादा है, ऐसा मैं बोल उधर रहा देखिए हूँ। आप। कैमरा घुमाइए। से बाहर देख लीजिए। पर काफ़ी अच्छे इस बार की सीरीज़ में अगर रिसेंटली फर्जी मेरे को बहुत सही लगी। फर्जी फर्जी भी एक थी, बहुत ये बढ़िया एक थी, अच्छी सीरीज है जो मैंने नहीं देखी। एंटरटेनिंग थी काफ़ी। काफ़ी एंटरटेनिंग थी वो। और वैसे तो और एक मेरे को बहुत अच्छी लगी इंडियन सीरीज़ में, वो थी स्पेशल ऑप्स। स्पेशल ऑप्स स्पेशल बढ़िया ऑप्स काफी थी। अच्छी थी। अच्छा, वो भी काफ़ी अच्छी उसका और भी एक अभी और जो- सीरीज है आपने देखी नहीं होगी शायद, बताओ, फ्रीलांस किसी भी फ्रीलांस द फ्रीलांसर मैंने सीरीज सुना है है। लेकिन हाँ, देखा नहीं सुना है अभी तक। मैंने। इसमें जो शिवजी बनते हैं उनने उसमें रूल किया है, काफ़ी अच्छा मतलब वो सीरीज़ है। आप देखना चाहे तो मतलब देख क्या सकते है हो। उसमें लाइक एक्चुअली उसमें मतलब कि एक एजेंट रहता है वो इंडिया का, secret बेसिक agent स्टोरी रहता है। बताना, पूरा मत बताना। हाँ, तो मैं पूरी स्टोरी बताने के पास मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। एक एजेंट रहता है जो मतलब इंडिया का एजेंट रहता है, बाद में किसी कारणवश वो मतलब दूसरे मतलब जगह के मतलब एक तरह सीरियल वो बन जाता है, सुपारी लेके काम करता है मतलब। अब देख लेना यार, नहीं आता। ये क्या बात थी यार। इसलिए हम इन जैसे नमूनों को पॉडकास्ट में लेने की बहुत कोशिश नहीं करते। तो मैं मतलब हम लोग अभी सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो आप कोई सजेस्ट करना चाहोगे ऑडियंस को कि वो सीरीज़ तो ज़रूर देखे ही देखे? सीरीज नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो तब तक यूट्यूब पता नहीं आएगा कि नहीं तब तक। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं प्रमोट करना चाहता हूँ इस चीज़ को कि 22 ऑफ दिस मंथ को हाँ वीर सावरकर करके एक मूवी आ रही है। हाँ मैं चाहता हूँ लिटरली सारे लोग ये जाकर देखें और थिएटर्स में ही देखें। बहुत ही अंडररेटेड फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। और इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी शायद अब जिनसे भगत सिंह इंस्पायर्ड है, आप सोचो वो पर्सन कैसे होंगे। भगत सिंह जिस पर्सन को खुद का इंस्पिरेशन मानते हैं, उनका इंस्पिरेशन तो कैसा होगा। एंड वेब सीरीज़ के अलावा मैं एक फ़िल्म की बात हमेशा करता हूँ, जो हॉलीवुड की मूवी है, उसको मैं हमेशा प्रमोट करते रहता हूँ मेरे दोस्तों में। वो है द शॉशैंक रिडेम्पशन। हाँ वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो ज़रूर देखना, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट होप। एंड वो मूवी आपको होप ना खोना ये सिखाने वाली है। जरूर देखिए, सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है हाँ पूरे वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड में, IMDb पूरे वर्ल्ड में अभी तक 9.6 या 7 आई थिंक। 9.3 है। सॉरी, जैसा कि कहा मैथ्स बहुत जरूरी होता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट सर्कल, लाइफ इज ऑल इनसे भी आप पूछ सकते हैं वैसे गोल है। क्या कि पूछेंगे? आपको कौन सी हैरी मैं भी पॉटर जानना में चाहूंगा रोहन कि के बारे किसको किसको कौन सा मूवी मतलब आपको कौन सी मूवी पसंद बहुत है? इंस्पायर पसंद करता है, किसका या पसंद? इंस्पायर कौन सी कौन सा फेवरेट है हाँ, या आपकी? फिर कोई कुछ भी सजेस्ट करना नहीं, इनकी चाहोगे? मुझे पता है, कौन सी? टार्जन। मेरी लवंडर का का मेरा ये मेरा वो टार- टार्जन, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियर से मैंने गलती से बोल दी। हाँ। तो आपकी मूवी कौन सी है सबसे फेवरेट? कोई अभी सजेस्ट करना ऐसा- जल्दी क्विक, हाँ एकदम Quick, क्विक, quick। अभी एंड करना है इसलिए। मेरा तो हैरी पॉटर एक है, दूसरा ग्रैंड टूरिज्मो, एक बार वो भी देख लेना। हाँ ये वो क्या काफ़ी नाम अच्छी लिया मूवी आपने? है, मैंने भी कौन सी? देखी है। ग्रैंड टूरिज्मो करके एक नई मूवी है वो थोड़ी। और आपने फोर्ड वर्सेस फरारी देखी है? मेरे को वो बहुत पसंद है, क्लासिकल। बहुत तो बढ़िया मेरी मूवी, तरफ से वो सजेशन और रहेगा। मैं बोलना चाहूँगा दी फाउंडर,
बहुत बेस्ट है मैकडोनल्ड्स की स्टोरी, मतलब इतना इंस्पायर करेंगे फाउंडर। मेरे को अब तक एक स्टार्टअप की मूवी में सबसे अच्छी वो लगी। सोशल नेटवर्क भी अच्छी है, पर सोशल नेटवर्क में थोड़ा सा मतलब आपसी कॉन्फ्लिक्ट है ना थोड़ा, मतलब वो भी ज़रूरी है देखना वैसे। बट दी फाउंडर इज द बेस्ट। हाँ वो भी अच्छी है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं एनीमे रिकमेंड करना चाहूँगा, सबने अभी मूवीज़ रिकमेंड कर दी। हाँ नहीं सही बात है, तो करनी चाहिए। अटैक ऑफ टाइटन देखिए आप। मैंने देख चुकी है, बहुत बेस्ट है। पर एनीमे की बात आई है तो भाई सब लोग नरूटो भी देख ही लो यार। नरूटो तो अगर एनीमे का स्टार्ट जो होता है वो नरूटो से ही होता है। अगर आप ये सब भी कुछ नहीं देखेंगे चलेगा, बस ये वीडियो जरूर देख लेना पूरी। हाँ भाई, तो इसी बात पे हम लोग ये पॉडकास्ट यहाँ पे दूसरा एंड करते हैं। आई होप कि आपको सभी को ये अच्छा लगा हो, और सब अब साथ में बोलेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जय और महाकाल। कमेंट भी करें। कमेंट क्या करें? कमेंट भी मतलब आप बताइए कि आपको कैसा अच्छा लगा, क्या इम्प्रूव करना है। हाँ वही सब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और आई होप कि हम वापस एक बार आ सके और मिल सके, और सर जे से भी बात कर सके। थैंक यू सबको मेरी तरफ से कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इस बेहतरीन एक्चुअली सर हमने आपको बुलाया, उसके लिए हमने आपसे कोई फीस चार्ज नहीं किया। आप दर्शकों को बता दीजिए तो वो भी आए। नहीं देखिए, आपके जो भी अकाउंट्स है उसके ब्लैंक चेक मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा, ठीक है, तो मैं उसमें अपनी अमाउंट भेजकर आपको दे दूंगा। और डेबिट भी होने चाहिए फिर। और आपको अगर ऐसा ना हो कि अगर चेक बाउंस हो तो हमारे पास मत आनी है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको कुछ पेमेंट दूं, तो आप मुझसे अपने ब्लैंक चेक्स ले लीजिए, तो मैं भी उस अकाउंट का दे दूंगा जो काफ़ी साल से बंद है। तो वैसे आप अपने दोस्तों को या सबको बोल सकते हो ज़रा कि हम लोग के पॉडकास्ट पे आ सकते हो अगर चाहे। बिल्कुल। जैसे आज मैंने कुछ टॉपिक्स को छुआ, जैसे फिजिक्स हो गया या थोड़ा एजुकेशन सिस्टम हो गया बेसिकली। थोड़ा बहुत हमने आईपीएल क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें शेयर करी, थोड़ा बहुत अभी बॉलीवुड या हॉलीवुड से रिलेटेड शेयर करी। ऐसे ही आपको भी अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हो या आप किसी स्पेशल चीज़ में मास्टर हो या थोड़ा बहुत जानते हो उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप हमेशा ओपन है। ये पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। एंड नहीं मुझे लगता है कि हर कोई बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट देखता है। सिलवासा में अगर आप ऐसा कुछ सही में फेमस कर पाओ तो बहुत अच्छी बात बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात होगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, और यहाँ पे ही हम हमारा दूसरा पॉडकास्ट एंड करेंगे। और थैंक यू एवरीवन, और टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्ट्रेसलेस एंड एंजॉय द बेस्ट। चलो उठो, यहाँ से उठो, और आज हम लोग का ये एंडिंग ऐसे ही चालू रहता नहीं है। किया। हमारा जो पूरा सेटअप है ये अरे सॉरी हमने भाड़े पे लिया हुआ है। आज क्लियरली हम आपको बता दें। बहुत गरीब है, सब्सक्राइब करो। इनफैक्ट ये बिल्डिंग भी भाड़े की है। हम तो इस सोसाइटी में रहते भी नहीं है।